ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि आज हम आपके पास में पढ़ने से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर के नहीं आए, क्योंकि आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम गए थे डॉक्टर के पास में, लंबा समय वहीं बीत गया, मैं लेट से आया ही हूँ। इसी लेकर के आपको आज मैथ का वीडियो नहीं मिलेंगे। आज आपको महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके मिलेंगे फुल्ली डिस्कशन के साथ, और आगामी एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे कहीं न कहीं। इसलिए कि आप लोग चिंता मत कीजिए, तो क्योंकि जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय गंवाए हुए आपके लिए जो उपयोगी होंगे उन बातों को रखना है, फालतू बात नहीं करना है। आइए, महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको फुल्ली डिस्कशन के साथ बताएंगे, चिंता मत कीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन है, वेद की रचना किसने किया? मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला आ गया आंसर, इसका आंसर लिख लीजिए। हम आंसर लिख देते हैं इसको, तो वहां महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास ने वेद की रचना किया। तो अब ये कुछ सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन को यहां डिस्कशन पूरा करते हैं। वेद है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, वेद भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इसे भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद को माना जाता। इनकी रचना महर्षि वेद व्यास ने किया। लिखिए, ये भारत की प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। भारत की प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। कौन? वेद। और इनकी रचना तो यहां लिख दिए। इसकी वेद की संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों। वेद की संख्या कितना है? 4 है। आइए, सबसे पहला वेद देखते हैं, ऋग्वेद। ये हो गया ऋग्वेद। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों यजुर्वेद। यजुर्वेद। तीसरा हो गया सामवेद। चौथा हो गया अथर्व। अथर्ववेद। आइए, ये वेद है। यह भारत के सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है। कौन? मतलब चारों वेद में सबसे पहले रचना ऋग्वेद का हुआ, इसलिए कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और उसके बाद यजुर्वेद का रचना हुआ, उसके बाद सामवेद का रचना हुआ, और सबसे अंतिम में अथर्ववेद। ये हो गया सबसे नया वेद। ये हो गया सबसे नया वेद। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? इसी में जो है ना, जादू टोना का वर्णन है, वशीकरण मंत्र का वर्णन है अथर्ववेद में। इसीलिए इसे जादू टोना का वेद माना जाता है। आइए, इसे जो है ना जादू टोना का वेद माना जाता है। किसे? अथर्ववेद को। समझ गए? इसी का जितने भी शादी विवाह चुमोन जो भी होता है, अथर्ववेद का ही प्रयोग होता है। किसी को वश में करना है तो अथर्ववेद का ही प्रयोग होता है। कर्मकांड जो क्रिया होता है, अथर्ववेद का ही प्रयोग होता है। अब आइए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है।
और सामवेद का अर्थ होता है गायन का वेद। इसका अर्थ होता है गायन का वेद, क्योंकि स्वर के 7 अक्षर है, सारे गामा पाधानी। ये जो है ये सातों स्वर के अक्षर सामवेद में ही वर्णन है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसे? सामवेद को माना जाता है। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों, यजुर्वेद। यश यजुर्वेद, यश यज्ञवेद। यज्ञ के विधि विधान नियम जो होता है वो सारे यजुर्वेद में वर्णन है, इसीलिए कि इसको यज्ञवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसे यज्ञवेद भी कहा जाता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो गया वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बता दिए जो परीक्षा उपयोगी है। वैसे मेरे प्यारे बच्चा और लेकर के आएंगे वेद से संबंधित। तो भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद को माना जाता है। इनकी संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो गया, सबसे नया वेद अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद को जो है ना सबसे नया वेद माना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में इसकी रचना हुआ। जादू टोना का इसमें वर्णन है। अब ये सामवेद का अर्थ होता है गायन, क्योंकि स्वर के 7 अक्षर इसी में वर्णन है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है यजुर्वेद में, इसलिए करके यज्ञवेद को यज्ञवेद भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। वेद की रचना किया महर्षि वेद व्यास। तो ये हो गया आपको पहला क्वेश्चन का डिस्कशन। अब आइए नंबर 2 देखते हैं अपना सब। क्या देखते हैं? नंबर 2 देखने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आइए देख लेते हैं सिंधु घाटी का खोज किसने किया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सिंधु घाटी का खोज दयाराम साहनी ने किया। इसका खोज जो है ना दयाराम साहनी ने, और इसका खोज हुआ 1921 ईस्वी में खोज किया। सिंधु घाटी का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए, तो सबसे पहले बात है अपना लोग कुछ आइए अपना सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने लोग अब डिटेल करते हैं। इसका आंसर तो बता दिए हैं। आइए सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इनकी खोज के बारे में बता दिए कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इनकी खोज किया। अब आइए इसे जो है ना हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधव सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। आइए मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात एक समझते हैं अपना सब। आइए जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है आपको मांडा। ये चेनाब नदी पर है, चेनाब नदी पर है। कौन? मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। आइए ये तो सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। आइए सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है दाइमाबाद।
दाइमाबाद। दक्षिणी बिंदु का नाम है दाइमाबाद। और ये आपको जो है ना दाइमाबाद, ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर। और ये आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत, कहा मेरे पास, महाराष्ट्र के अंतर्गत। ये हो गया सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे उत्तरी मांडा, सबसे दक्षिणी दाइमाबाद। ये हो गया सबसे पूर्वी बिंदु, हो गया आलमगीरपुर। ये हो गया आपको हिंडन नदी पर, हिंडन नदी पर है। ये यूपी के अंतर्गत है। ये कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपी के अंतर्गत है। ये हो गया सबसे पूर्वी बिंदु। और ये सबसे पश्चिमी बिंदु देखते हैं, सूतकांगेदौर, सूतकांगेदौर। ये हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु। ये दाक्स नदी पर स्थित है। ये आपको पाकिस्तान के अंतर्गत, ये बलूचिस्तान में है। ये कहाँ पे? ये बलूचिस्तान में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी बिंदु हो गया मांडा, जो चेनाब नदी पर है। और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत है। सबसे पश्चिमी बिंदु दाइमाबाद, जो गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। सबसे पूर्वी बिंदु हो गया आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी पर है, जो यूपी के अंतर्गत है। सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया सूतकांगेदौर, जो दाक्स नदी पर है। ये आपको बलूचिस्तान के अंतर्गत है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका चौहद्दी बता दिए, जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? तो ये हो गया आपको दूसरा भी हो गया। और उसके बाद अपना सब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं अपना सब क्या मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। भारत पर सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने सफल आक्रमण किया? तो आइए इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत पर सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने सफल आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। कितना ईस्वी में? 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। तो अब ये मेरे प्यारे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हुए फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपना सब। हाँ, ये सेशन मेरे प्यारे बच्चों मिसलेनियस है, जो महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब आगे अपना सब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। है क्या? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मतलब तीसरा देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, ये मेरे प्यारे बच्चों ये अरब निवासी है, अरब निवासी है। और अरब निवासी, ये कहाँ के निवासी है? अरब निवासी है। इसने भारत पर 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम। और ये भारत पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है। और ये जानते हैं भारत के किस स्थान पे आक्रमण किया था? आप लोग को पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आइए, तो और ये यही हुआ, इसी को बोलते हैं अरब आक्रमण, इसी को बोलते हैं अरब आक्रमण, इसी को बोलते हैं अरब आक्रमण बोलते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब आइए अपना सब चौथा प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न पे, महमूद गजनी कितने बार भारत पर आक्रमण किया? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 17 बार। इसका आंसर होगा
17 बार इस हरामखोर ये जो है ना भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अब आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना सब। आइए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे। आइए देखते हैं। महमूद गजनी, इसने मेरे प्यारे बच्चों ये जो है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। ये पहली बार भारत पर आक्रमण किया 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। और इसका सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का लूट है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर पर तो ये 17 आक्रमण में सबसे चर्चित आक्रमण मोहम्मद गजनी का है, सोमनाथ मंदिर का लूट। सोमनाथ मंदिर को लगभग ये लूट लिया था और इस लूट में इसको लगभग जो है ना 20 लाख दिनार हाथ लगा था। 20 लाख दिनार हाथ लगा था महमूद गजनी को। इसने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। पहली बार 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन को भी अपना लोग देख लिए। 17 बार आक्रमण किया। अब आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। झूठा सोना किसे माना जाता है? तो झूठा सोना आयरन पाइराइट्स को। इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों आयरन पाइराइट्स को माना जाता है झूठा सोना। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों कुछ सोना के बारे में अपना सब जानकारी हासिल लेते हैं। उसके बाद आज का सेशन समाप्त करेंगे, क्योंकि हम अस्वस्थ हैं। अभी हम अस्पताल से आए हैं, फिर भी सोचे कि नहीं आप लोग के लिए वैसे नहीं बैठेंगे, कुछ तो करेंगे। नहीं पान तो पान के डंडी से जरूर करेंगे। आइए सोना, मेरे प्यारे बच्चों सोना जो होता है ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। ये सबसे कम क्रियाशील, यह जो है ना सबसे कम क्रियाशील धातु है। ये सबसे कम क्रियाशील धातु है और ये सबसे तन्य धातु है। ये सबसे तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य का मतलब होता है, खींचते जाइए पतली तार। 1 ग्राम सोना से 1.5 किलोमीटर तक यानी कि 1500 मीटर तक आप पतली लंबी तार बना सकते हैं। तो उसी का मतलब होता है तन्य। सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना। शुद्ध सोना मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण के लिए 22 कैरेट सोना का प्रयोग करते हैं। कितना कैरेट सोना का? 22 कैरेट सोना का प्रयोग करते हैं। और सोना शुद्ध सोना लचीला होता है, कहीं टूट के गिर न जाए। तब इसमें कठोरता लाने के लिए जिस सोना का मतलब आभूषण, नकबुनी, मंगटिका, नथिया जो भी बनाना है या बाली या झुमका बनाना चाहते हैं तो उसमें अलग से तो उसमें 22 कैरेट का प्रयोग होगा और 2 कैरेट तांबा या चांदी मिलाया जाता है उसमें कठोरतापन लाने के लिए। अब एक बात और समझते हैं, बेवकूफ सोना जो है ना या झूठा सोना आयरन पाइराइट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? आयरन पाइराइट्स को। लेकिन प्लेटिनम को सफेद सोना माना जाता है।
प्लेटिनम को जो है ना सफेद सोना माना जाता है। आइए, आयरन पैराइट्स को झूठा सोना, आयरन पैराइट्स को झूठा सोना माना जाता है। और इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है FeS2 या इसी को बेवकूफ सोना भी कहा जाता है। इसी को जो है ना बेवकूफ सोना भी कहा जाता है। इसे बेवकूफ सोना भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सबका हम बताएं बारी बारी से। इस प्रकार से आपको ये सेशन चलते रहेगा। हम करंट को भी इंक्लूड करने वाले हैं। थोड़ी सा अस्वस्थ हो गया आज, इसलिए कि नहीं हम कर पाए, पर आपको मैथ का रेगुलर वीडियो मिलेगा, एक मिसलेनियस मिलेगा और एक आपको चैप्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बताइए सेशन आपके लिए कितना लाभदायक है मेरे प्यारे बच्चों। आपको अगर लग रहा है कि हमारे लाभदायक है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कीजिए। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों को धन्यवाद।